ओके, चलिए बस लेट अस स्टार्ट द शो नाउ। छोटा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, बट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल चैप्टर है। मीन्स ऐसा भी कि थियोरेटिकल है तो इसको इग्नोर करने का। ये छोटा सा एग्जाम में 2-3 मार्क में आ सकता है, कोई केस स्टडी में आ सकता है। एक ऐसा कंसेप्ट जो 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ, पर फाइनली जून 24 में सबसे पहला इसका एक जजमेंट आया हाई कोर्ट का। तब तक सिर्फ ए इसको यूज करता था और हाई कोर्ट उस जजमेंट को रिमूव कर देता था। तेलंगाना हाई कोर्ट का जून महीने में सबसे पहला जजमेंट इस टॉपिक पे आया। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, दैट इज गार। अब ये गार क्या है, इसका रेफरेंस मैंने पीजीबीपी वगैरह में कई जगह पे थोड़ा थोड़ा लिया था, जो फुल फ्लेज अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले तो कुछ वर्डिंग्स है जिसपे यहाँ पे हमें ध्यान देने हैं। और ये जो कंसेप्ट हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये G20 में जितने भी लोग मेंबर्स है, G20 के वो हर एक मेंबर्स को ये सारे रूल एप्लीकेबल। जस्ट अ सेकंड। कुछ वर्डिंग्स है जो हमें यहाँ पे पहले समझने पड़ेंगे। सबसे पहला, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग यानी क्या? आप लोग अपना पैसा उस तरीके से इन्वेस्ट करो कि बेसिकली आप लोगों का टैक्स बचे इन लीगल मैनर, जैसा लॉ बोलता है उस तरीके से। फॉर एग्जांपल, लॉ बोलता है पीपीएस में इन्वेस्ट करो तो एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। ये टैक्स प्लानिंग हुआ। इसमें आपने कुछ गलत नहीं किया, लॉ ने ही ये चीज बोली थी और आपने वो चीज की। आप एलएलपी या कंपनी फॉर्म करके स्टार्टअप का सर्टिफिकेट ला दो, आपको 80 आईएससी का डिडक्शन मिलेगा। तो आपने पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करने की जगह एलएलपी ओपन की। क्यों ऐसा किया? टैक्स प्लानिंग आपने किया, क्योंकि लॉ ने ही आपको ऐसे बोला गया था। लॉ ही आपको प्रमोट करता था ये चीजें करने के लिए। एक होता है टैक्स इवेजन। नाउ व्हाट इज टैक्स इवेजन? कोई चीज, कोई इनकम दिखाने की ही नहीं, इनकम टैक्स की परमी के बाहर लेके जाने का, ब्लैक मनी जनरेट करने का, ये हो गया टैक्स इवेजन। ये तो टोटली अनलॉफुल हो गया। अनलॉफुल हो गया और इसके लिए पेनल्टीज वगैरह भी अलग से बताई गई है। अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम, मिस रिपोर्टिंग इनकम वगैरह वगैरह, 270A एक्सेट्रा। अनडिस्क्लोज सेक्शन 69, 69A, 69B वगैरह अप्लाई हो जाएगा 78% टैक्स पकड़ा गया तो ये टैक्स प्लानिंग के टोटली ऑपोजिट हो गया। एक वो जो एज ए सीए हम लोग जनरली एडवाइस कर बैठते हैं, जिसको गवर्नमेंट रोकना चाहती है, टैक्स अवॉइडेंस। लॉ के चार दीवारी के बीच में रह के लॉ का गलत मिस इंटरप्रिटेशन, या तो लॉ का उस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कि आप उसके लूपहोल ढूंढ रहे हो और उसके वजह से आप प्लानिंग करवा रहे हो टैक्स का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये बोले कि लेट से आप लोग अपना यूनिट जो है अहमदाबाद में वो बंद करके एसईजेड में ट्रांसफर करो। आज से 2-3 साल पहले हमने किसी को ऐसी एडवाइस की कि अहमदाबाद का यूनिट बंद करके एसईजेड में ट्रांसफर करो तो 10AA का डिडक्शन मिलेगा। वहां पे बोला गया है रीस्ट्रक्चरिंग करने पे आप लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगा, पर किसको पता चलने वाला है? कर देने का ऐसा। यहाँ का यूनिट बंद करके एसईजेड में यूनिट ओपन करने का, 10AA का डिडक्शन मिलेगा। ये हो गया टैक्स अवॉइडेंस। एक दूसरी सिंपल एग्जाम्पल, आज फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे वाइफ के अंकल के पास से गिफ्ट मिलने वाली है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई आपके खुद के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर आपके रिलेटिव है, स्पाउस के पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर रिलेटिव नहीं है। तो अगर वाइफ के अंकल के पास से मुझे गिफ्ट मिलती तो टैक्सेबल होता। तो हमने क्या एडवाइस कर लिया, पहले वाइफ को गिफ्ट दिलवाओ, वाइफ को बोल के आप गिफ्ट ले लो। आपने ट्रांजेक्शन को घुमाया, टैक्स के लूपहोल्स को पकड़ा। आपने यहाँ पे वाइफ को अकोमोडेटिंग पार्टी के तौर पे यूज किया। द वर्डिंग विच आई एम यूजिंग इट, प्लीज बी केयरफुल इन दैट वर्डिंग, अकोमोडेटिंग पार्टी, जिसका इस पूरे ट्रांजेक्शन में कोई काम था ही नहीं, ना तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट था कोई। ये पार्टी को आप बीच में इसलिए लेके आए क्योंकि इसके थ्रू आपको क्या मिलने वाला था? टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला था। तो ऐसी चीजों को बोला जाता है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स आप लोगों ने यहाँ पे अवॉइड किया। या फॉर एग्जाम्पल, मुझे यूएसए में यहां से गुड्स बेचने हैं, यहां से यूएसए के अंदर गुड्स बेचने पे यहाँ पे मुझे हैवी प्रॉफिट हो रहा है और हैवी प्रॉफिट पे मुझे इंडिया में टैक्स भरना पड़ रहा है।
जबकि मैंने देखा कि यहाँ पे यूएई जैसी कंट्री में टैक्सेशन है ही नहीं, तो मैंने यूएई में एक सब्सिडरी ओपन की। पहले मैं इंडिया से सब्सिडरी को गुड्स बेचता है हायर प्राइस, लोअर प्राइस पे, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा। अब यूएई वाली कंपनी को बोलता हूँ कि यूएसए में हायर प्राइस पे चीजें बेच, तो यूएई में प्रॉफिट होगा और यूएई में कोई इनकम टैक्स लगेगा नहीं। मैंने इजीली अपना प्रॉफिट दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया। सब्सिडरी बनाने से आपको कोई दूसरा इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं है। ये सब्सिडी ना बनाते तो भी आपका प्रॉफिट वही रहता। इसको आपने राउंड ट्रिप फिनांस किया, पैसों को घुमाया, या तो बेसिकली अकोमोडेटिंग पार्टी का यूज करके आपने टैक्स बचाने का ट्राई किया। इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइड करना। इट वॉज नॉट एक्चुअली लीगल, यू शोन इट एज लीगल, उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। एक्सेसिव टैक्स प्लानिंग इज कॉल्ड एज टैक्स अवॉइडेंस। एक्सेसिव टैक्स प्लानिंग हो नहीं रही थी, मार मचोड़ के आपने वो टैक्स प्लानिंग की, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए दो तरीके के स्टॉपेज है सार, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने रिसेंटली एक ऐसी चीज पढ़ी कि भाई 115 में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको 15% टैक्स लगता है, 115 में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको लेट से 22% टैक्स लगता है। आपने क्या किया, में से वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी को गुड्स बेचे, और वो भी कैसे बेचे, हायर प्रॉफिट पे, ताकि इसको क्या हो, खर्चा ज्यादा मिले और इसकी इनकम ज्यादा दिखे, पर इसको कंपेरेटिवली लोअर टैक्स भरना। आपने इसका प्रॉफिट इसको ट्रांसफर किया। अगर ऐसा एओ ने पकड़ लिया तो वो इस पे कितना टैक्स लगा देगा, 30%। ये हुआ स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। सेक्शन 40 है सबसेक्शन 2, फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा रिलेटिव को पेमेंट करने पे डिसअलाउड, इट इज स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। ये सार का ही एक प्रोविजन हुआ। अच्छा, सेक्शन 35 एडी में भी ऐसा लिखा था कि एक स्पेसिफाइड बिजनेस दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस को गुड्स या सर्विस ट्रांसफर करेगा तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे करने का। ये भी हुआ क्या, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। पूरा नॉन रेजिडेंट का ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, एक यहां की एंटिटी फॉरेन की एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन करेगी तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होनी चाहिए, ये भी स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। और बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट होते हैं जहां पे कोई सार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि भाई अंकल को बोले वाइफ को गिफ्ट दे, वाइफ को बोले आपको गिफ्ट दे, इसके लिए कहीं पे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं एक्ट के अंदर। यूएन ने अपने जितने भी G20 कंट्रीज थी उनको बोला कि ये रूल लाओ आप सब अपनी कंट्री में, जहां पे एक्सेसिव टैक्स प्लानिंग पे रोक लगाई जा सके। एक्सेसिव टैक्स प्लानिंग पे रोक लगाई जा सके, वो एक्सेसिव टैक्स प्लानिंग पे रोक लगाने के लिए रूल्स लेके आने का, जिसको नाम क्या दिया, गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। जहां जहां पे सार नहीं है वहां वहां पे गार आएगा। जो चीज टैक्स प्लानिंग है वो बने रही, जो चीज टैक्स इवेजन है वो तो अनलॉफुल है, उसके लिए दूसरे सेक्शन है। जो चीज लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आपने की पर थोड़ा गलत किया, इसका कोई इंटेंशन टैक्स के अलावा था ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक बेनिफिट था ही नहीं, ये सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ट्रांजैक्शन किया। ऐसा एक दार का एक प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आता था, क्रॉस ट्रांसफर। यू रिमेंबर क्रॉस ट्रांसफर क्लबिंग के केस में, कि मैंने किसी दूसरे की वाइफ को असेट ट्रांसफर कर दी, उसने मेरी वाइफ को असेट ट्रांसफर कर दी, ये कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट था ही नहीं। ये क्यों किया गया, अवॉइड क्लबिंग। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे भी क्या लगा दिया, क्लबिंग लगा दिया। इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ गार, जहां पे इनकम टैक्स के प्रोविजन नहीं लगते थे पर फिर भी एक ओवरिंग पावर यूज करके इनकम टैक्स के प्रोविजन लगा दिए गए, क्लबिंग लगा दिया गया। ये हुआ गार। गार के अंदर ए के पास पावर है, वो चाहे उसको टैक्स ट्रीटमेंट दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अंकल वाला एग्जाम्पल था, अगर ये गार के अंदर प्रूव हो गया कि ये टैक्स अवॉइड करने के लिए किया गया, दूसरा कोई इसका पर्पज नहीं था, तो ए ऐसा मान सकता है कि इस पूरे एंटायर केस में वाइफ वॉज अकोमोडेटिंग पार्टी, और उसको इग्नोर करके जैसे सीधा आपको गिफ्ट मिलता तो कितना टैक्स लगता उतने टैक्स वो आपके पास से कलेक्ट कर सकता है। गार एक प्रोविजन है जो पावर देता है इनकम टैक्स ऑफिसर को। अगर आपको लगता है कि एक्सेसिव टैक्स अवॉइडेंस हो गया तो आप चाहो वो पावर यूटिलाइज करो, पर अल्टीमेटली इस ट्रांजैक्शन के बगैर जो टैक्स लगता वो लगा दो। मेरी सब्सिडरी वाला एग्जांपल, उसमें अगर एओ ने पकड़ लिया, जैसे अदानी का एक केस चल रहा है जहां पे थ्रू सब्सिडरी गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं और एओ ने गार के प्रोसीडिंग्स चालू कर दिए हैं, और अगर एओ हो गया कि ये सही में टैक्स अवॉइडेंस है, ये सब्सिडरी का दूसरा कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट था ही नहीं, तो वो सब्सिडरी जैसे है ही नहीं। आप सीधा यहां से गुड्स ट्रांसफर करते तो आपको यहाँ पे कितना टैक्स लगता, उतना सीधा टैक्स यहाँ पे एओ आपको लगा सकता है। उसके सामने अपील वगैरह कर सकते हो, वो बात अलग है। अच्छा, आप प्रूव कर दो कि ये सब्सिडरी है
तो जाके मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट आया। वो इंडिया में ट्रांसफर नहीं कर रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट यूएई वालों को ट्रांसफर करना चाहता था, इसलिए सब्सिडरी बनाई। प्रूव करो कि इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ ना कुछ था, वैलिड एविडेंसेस के साथ। गार नहीं आएगा, पर वरना गार आ जाएगा। प्रूव करो कि अंकल जो थे वो मुझे गिफ्ट नहीं दे रहे थे, उन्हें लगता था कि मैं तो जुगाड़ी है, पैसा उड़ा देगा। वाइफ को इसलिए गिफ्ट दी क्योंकि उन्हें लगता था ये पैसा सेफ है, फिर जाके वाइफ ने मुझे गिफ्ट दी। तो यहाँ पे प्रूव करो कि इकोनॉमिक बेनिफिट था इस ट्रांजेक्शन का, तो ये गार नहीं आएगा, वरना गार अप्लाई हो जाएगा। इनके पास एक पावर है। एनी अग्रीमेंट, आई डबल ए, आई डबल ए बोले तो इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट। क्या बोल रहा हूं? इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट। इनपरमिसिबल का मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जिसको परमिट नहीं कर रहा है वो, सब्सिडरी बना के उसके थ्रू गुड्स बेचना, इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट कर दिया। इसका मतलब अब से वो सब्सिडरी इग्नोर होगी। जैसे आपने सीधा गुड्स बेचा होता तो क्या होता, वैसे सेम प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। बोला हो सीबीडीटी का, सीबीडीटी ने बोला है कि ये गार के प्रोविजन तभी अप्लाई होंगे जी इफ इन एनी असेसमेंट ईयर टैक्स बेनिफिट इज मोर देन 3 करोड़। इस अग्रीमेंट से अगर टैक्स बेनिफिट मोर देन 3 करोड़ है, टैक्स बेनिफिट 1 साल का 3 करोड़ से ज्यादा, तो जाके गार अप्लाई होगा, वरना गार अप्लाई होगा नहीं। तो छोटे मोटे टैक्स अवॉइडेंस आज भी हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन कहीं पे भी नहीं है। ये बड़े टैक्स अवॉइडेंस के लिए गार बना। अब यहाँ पे सबसे पहले जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स इन मॉड्यूल चैप्टर नंबर 11 है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, उसके अंदर ये चीज दी गई है। लिटिल अबाउट द बैकग्राउंड, मैंने है ना ये पूरा चैप्टर मॉड्यूल से ही बनाया है, मॉड्यूल की ही थियरी है। आप पढ़ते जाओगे और मॉड्यूल साथ में अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये वर्डिंग्स भी उसी के उठाए हुए हैं, कोई घर के वर्डिंग्स नहीं है, एक्सेप्ट कुछ एग्जांपल्स रखे वो मैंने खुद से रखे, बाकी ये पूरा मॉड्यूल का ही है। पर जो मॉड्यूल की इररिलेवेंट चीजें थी या रिपीटेशन थी वो सब रिमूव करके जितना काम का है बस उतने में ये चैप्टर खत्म किया है। सबसे पहले तो व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस? DAR is in line with BEPS, BEPS of OECD along with G20 countries. Now, what is this BEPS and OECD and all? OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, G20 के अलग अलग एसोसिएशन होते हैं। G20 ने एक ग्रुप बनाया OECD, जहां पे सारी कंट्रीज के टैक्सेशन, फिनेंस, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। OECD ने एक प्लान बनाया, BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सब्सिडरीज ओपन करके प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो ताकि टैक्स ना लगे, तो वहां पे हम लोग टैक्स लगाना चाहते हैं क्योंकि ये गलत टैक्स प्लानिंग हो रही है। इसको बीईपीएस, बेस इरोजन, अपने जो रियल बेस था उसको भुला के प्रॉफिट को शिफ्ट किया, बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। हम ऐसा नहीं चाहते और इसके लिए उन्होंने कुछ प्लान सजेस्ट किए कि ये चीजें होनी चाहिए, तो जाके आपका इस तरीके से प्रॉफिट शिफ्टिंग अटकेगा। टैक्स अवॉइडेंस दो नॉट इलीगल, टैक्स अवॉइडेंस पे कहीं पे भी पाबंदी नहीं है, बट it is a legal exploitation of tax law to one's own advantage. Attempt by legal means to reduce the tax liability. And this is important. Arrangement is solely for tax advantage. आपका अग्रीमेंट आपका टैक्स कम करे वो टैक्स प्लानिंग, अब ये अग्रीमेंट आपने सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किया, ये एक्सेसिव टैक्स प्लानिंग। इसमें आपने लॉ को एक्सप्लॉइट किया। टैक्स अथॉरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड कंसिडर एक्सेसिव टैक्स प्लानिंग टू इरोड द टैक्स। DAR aim to combat impermissible tax avoidance. वो कोई भी अग्रीमेंट को इम्परमिसिबल करके सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म देखेगा। बेसिकली दिस एंटायर चैप्टर इज ऑल अबाउट सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। इन इंडिया DAR is applicable from previous year 17-18, डिक्लेयर्ड बाय सीबीडीटी वाइज प्रेस रिलीज ऑन 27 जनवरी 17। अब समझो ये कंसेप्ट इतना नैरो हुआ, 17-18 में आने के बाद जून 24 में इसका पहला किसी कोर्ट का जजमेंट आता है। यानी इतने सालों तक गार का कोई लेजिटिमेट केस हुआ ही नहीं, या हुआ पर किसी कोर्ट ने इसको पेश कर दिया। पहला ऐसा जजमेंट आया जून 24 में जहां पे किसी हाईकोर्ट ने हाँ बोला कि सही में इस केस में गार अप्लाई हो रहा है और उसे अप्लाई किया। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है, शायद मैटर वो चले या ना चले वो बात की बात है। लॉ इतना हार्श नहीं बनते तो टैक्स अवॉइडेंस नहीं करना पड़ता, पर लॉ अगर हार्श नहीं बनते तो तोड़ने वाले लोग तो लाइन में खड़े ही थे। इन दैट केस टैक्स अवॉइडेंस नहीं होता तो कोई नहीं, टैक्स इवेजन हो जाता। तो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए हार्श लॉ बनते हैं, हार्श लॉ को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, इसलिए गार जैसे प्रोविजन बनते हैं। Until now, there are some specific provision of the law which are said as specific anti-avoidance rules, सार बोलते हैं जिसको।
कौन से सार के एग्जाम्पल है? सार का मतलब क्या हुआ कि लॉ ने पहले से इस चीज को रोका हुआ है स्पेसिफिक सेक्शन बना के। अगर कोई प्रोविजन पे सार है तो वहां पे गार नहीं लगेगा। यानी अगर कोई प्रोविजन 40 सबसेक्शन 2 बोलता है रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट करो, वो डिसअलाउड। अगर आपने रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट किया तो एओ गार का पावर लेके नहीं आ सकता। एओ को कंपलसरी कौन सा सेक्शन यूज करना पड़े? 40 सबसेक्शन 2, क्योंकि वो सार बना हुआ है। सार विल प्रिवेल गार। सार है तो वही यूज करो। एग्जाम्पल कौन से? स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स के। 40 सबसेक्शन 2 रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट डिसअलाउड। सेक्शन, हाँ पर मान लो रिलेटिव की यहाँ पे डेफिनेशन है स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लिनियल असेंडेंट, डिसेंडेंट। तो अगर आप इन लोग को एक्सेस पेमेंट करते हो तो वो 48 पे कवर नहीं है। उसके लिए क्या आ सकता है? गार आ सकता है। फिर एटीआईए सबसेक्शन 8 हम पढ़ेंगे। एटीआईए एक ऐसा सेक्शन है जो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अपने प्रॉफिट का 100% डिडक्शन दे देता है। तो अब मान लो ऐसी कोई इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को गुड्स ट्रांसफर करेगी हायर वैल्यू पे, तो उसको तो सेल्स होगा और उसका प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं है, डिडक्टेबल है। और दूसरी इंडस्ट्री उसको भारी खर्चा माइनस मिल जाएगा। तो इस केस में एटीआईए ने बोला कि कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा ऐसी कोई एग्जम्प्ट एंटिटी के साथ तो वो कंपलसरी मार्केट वैल्यू पे करेगा। मार्केट वैल्यू के ऊपर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? टैक्स लगा देंगे। तो ये स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल हुआ। पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। सेक्शन 93 पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ असेट टू नॉन रेजिडेंट। 94 बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। जैसे हमने क्लबिंग में रिवोकेबल ट्रांसफर पढ़ा था। क्लबिंग इज ऑल्सो बेसिकली सार। क्लबिंग का पूरा चैप्टर सार ही हुआ। जहां पे आप टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो वहां वहां पे आपको ही वो चीज क्लब हो जाती है। ये भी तो कहने से अकोमोडेटिंग पार्टी को इग्नोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने सन्स वाइफ को असेट ट्रांसफर किया, उसको इनकम होती है, वो फादर इन लॉ को मदर इन लॉ को टैक्सेबल। तो सन्स वाइफ कहाँ गई? इग्नोर हो गई, क्योंकि वो तो अकोमोडेटिंग पार्टी थी। हमने ऐसे वर्डिंग से यूज नहीं किए थे। बाकी गार का प्रोविजन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लेके आए थे। ये तो बस सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करके अलग से थोड़े प्रोविजन बना दिए कि जो यहाँ कहीं कवर नहीं होता वो वहां पे कवर हो जाएगा। फिर 222 डिविडेंड, कंपनी होके लोन देते हो तो लोन भी तो डिविडेंड जैसा ही हो गया। डिम डिविडेंड मान लो। 40 क्लॉज है, टीडीएस काटे बिना पेमेंट करोगे, डिसअलाउड। 43 सबसेक्शन 1, वो याद है एक्चुअल कॉस्ट के एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को असेट ट्रांसफर करती है हायर वैल्यू पे, तो हम वो वैल्यू पे डेप्रिसिएशन करेंगे। आपकी जो प्रीडिसीसर की डब्ल्यू उसी को डब्ल्यू मानेंगे। ये भी क्या हो गया? गार हो गया, सॉरी सार हो गया, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल। ये सारे एग्जाम्पल है। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन भी क्या था? सेम। जैसे बॉन्ड मिलते हैं, आपको रिकॉर्ड डेट होती है, उसके थोड़े पहले बॉन्ड किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दो, इंटरेस्ट उसके नाम पे हो गया। अब इंटरेस्ट के थोड़े टाइम के बाद वापस वो बॉन्ड आप वापस अपने नाम पे कर दो, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। हम इंटरेस्ट किसको टैक्सेबल करेंगे? जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको नहीं, जिसको बेसिकली जिसके नाम पे बॉन्ड है उसको। ये स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल हुआ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ गार, सेक्शन 95 डील्स विथ इट। It declares that arrangement entered may be declared as impermissible avoidance agreement and liable to pay as per the chapter. Section 95 is non-obstant clause that override the entire act. पूरे एक्ट के कोई भी प्रोविजन तेल लेने के जब गार अप्लाई हो जाएगा एओ के पास एक ओपन पावर आ जाएगा। और इसीलिए बड़ी बड़ी स्क्रूटिनी में ना एओ के पास ये नया एक नाटक आ गया है। कहीं पे भी कोई भी चीज वो लीगली अगर डिफीट हो जाता है तो अल्टीमेटली ही ओपन्स गार कार्ड कि यहाँ पे मुझे तो गार लग रहा है, मैं गार के पास जाएगा। और इसीलिए एओ के पास ये टोटल ओपन पावर नहीं रखा उन्होंने। असेसमेंट प्रोसीजर में हम एक सेक्शन पढ़ेंगे। अगर एओ को लगता है कि किसी जगह पे गार अप्लाई करना है तो एक सीआईटी की कमिटी होगी, उसको ये केस रिफर करेगा और सीआईटी की वो कमिटी डिसाइड करेगी कि ये केस में गार अप्लाई होगा कि नहीं होगा। अगर वो कमिटी बोले तो ही गार अप्लाई होगा, वरना तो क्या कोई भी ए कुछ भी हार गया तो लास्ट में बोल देगा गार के हिसाब से एड बैक। अरे तो ये तो फिर एक ओपन पावर हो गया, ओपन पावर नहीं रखा। हम पढ़ेंगे असेसमेंट प्रोसीजर में, इसकी एक पूरी प्रोसेस है। अच्छा इंपॉर्टेंट आईएमपी, गार कैन नॉट बी इन्वोक्ड इफ, थियोरिटिकल क्वेश्चन छोटा सा आ सकता है। गार कैन नॉट बी इन्वोक्ड इफ, यस 50C इज ऑल्सो सार। मैं ना एक्चुअली सेक्शन 50C को सार के बजाय टैक्स इवेजन रोकने का एक मेजर मानता हूं, क्योंकि वो ब्लैक मनी के साथ डील करता है कि आपने ब्लैक मनी में वो पैसा लिया हो सकता है। तो आई कंसिडर इट रादर देन सार एक टैक्स इवेजन स्टॉप करने का मेजरमेंट है वो। गार कैन नॉट बी इन्वेस्ट इफ
नॉर्मल एंड बोनाफाइड टैक्स एडवांटेज, जेन्युइन टैक्स एडवांटेज ऐसा हर कोई करता था। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स है, हम लोग क्या करते हैं जनरली, बहुत ज्यादा गेन हो गया तो लास्ट मंथ में जो लॉस मेकिंग शेयर्स होते हैं वो लॉस बुक करके उसी उसी भाव पे दूसरे शेयर्स खरीद लेते हैं ताकि वो लॉस आज बुक हो जाए और वो लॉस हम अपने गेन के सामने सेट ऑफ कर सके। अब ये एक नॉर्मल टैक्स एडवांटेज है और ये हर कोई क्लेम करता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं हो रहा है। आपका ही लॉस था, वो अनरियलाइज था, उसको रियलाइज कर दिया जस्ट टू रिड्यूस द टैक्स ऑफ करंट ईयर। उसमें क्या ही आपने गलत किया। तो अगर ये नॉर्मल टैक्स यानी बोनाफाइड टैक्स एडवांटेज है तो उसमें गार अप्लाई नहीं करने का। तो यहां पे एग्जांपल लिखते जाओ, फॉर एग्जांपल सेलिंग लॉस मेकिंग शेयर्स एंड परचेजिंग इट एट सेम प्राइस। तो ये लॉस क्लेम करने के लिए आपने ये शेयर बेचे और खरीदे, ये नॉर्मल हुआ, इसमें गार अप्लाई नहीं करने का। फिर अगर टैक्स इवेजन है, अपेरेंटली दिख रहा है ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, तो गार अप्लाई मत करो, सीधा पेनल्टीज में चले जाओ। इट इज अनलॉफुल डेल्ट विथ बाय लॉ इन सम अदर मैनर, उसके लिए गार के प्रोविजन अप्लाई नहीं करने के। ट्रांसफर ऑफ असेट एक्सेट्रा फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, क्योंकि उसके लिए अलग अलग सेक्शन है, लाइक 10AA सेक्शन 92, ये सब उसके साथ डील करता है कि एक यूनिट दूसरे यूनिट को मार्केट वैल्यू पे गुड्स ट्रांसफर करेगा, तो उसमें भी गार अप्लाई नहीं करो। नियरली शिफ्टिंग या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, उसके लिए जैसे मैंने बोला अहमदाबाद का यूनिट बंद करके SEZ में चालू करो ताकि 10AA का डिडक्शन मिले। तो यार तुझे इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर सेक्शन बोले हुए 10AA 35AD ये सब उसके साथ डील करते हैं, जो स्पेसिफिकली प्रोविजन डालते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करोगे वो नहीं चलेगा। ऐसा सेम 10 भी था, 15% वाला कंसेशन तभी मिलेगा व्हेन इट इज अ टोटली न्यू एंटिटी। रिकंस्ट्रक्शन करके वही एंटिटी वापस चालू करोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये भी सार हो गया, इसमें गार को आने की जरूरत नहीं है। तो इतने इतने चार केसेस जहां पे गार अप्लाई नहीं हो सकता जब नॉर्मल एंड बोनाफाइड टैक्स एडवांटेज है, या तो टैक्स इवेजन जो अल्टीमेट केस हो जाता है, या तो ट्रांसफर ऑफ वन यूनिट बाय वन यूनिट टू अनदर क्योंकि उसके लिए सेपरेट सेक्शन है, या मियरली शिफ्टिंग या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस उसके लिए भी अलग सेक्शन है। सेक्शन 96, कब किसी भी अग्रीमेंट को इनपरमिसिबल माना जाएगा। सी इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट का सिंपल मतलब होता है किसी भी टैक्स एडवांटेज को क्लेम करने के लिए जो अग्रीमेंट बनाया उसको ओवरलुक करना, उसको इग्नोर करना। सब्सिडरी बना के टैक्स एडवांटेज ले रहे हो, सब्सिडरी को इग्नोर कर दिया जाएगा। वाइफ के थ्रू गिफ्ट लेके आप ट्रांसफर कर रहे हो, वाइफ को इग्नोर कर दिया जाएगा। ये सब इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट हुए जहां पे किसी भी पर्टिकुलर इवेंट, किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को ओवरलुक किया जाता है। व्हेन एनी अग्रीमेंट कैन बी डिक्लेयर्ड IAA, मेन पर्पज इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट, जब किसी का मेन पर्पज टैक्स बेनिफिट का हो। अच्छा, टैक्स बेनिफिट की डेफिनेशन, रिडक्शन ऑफ इनकम, इंक्रीजिंग लॉस, रिडक्शन ऑफ टैक्स या तो इंक्रीजिंग रिफंड, रिडक्शन ऑफ टैक्स या तो इंक्रीजिंग रिफंड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी, ये सब टैक्स बेनिफिट हुआ। पता है उसमें डेफिनेशन क्या, नहीं फिर भी दिया। इनकम यानी ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके टैक्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है पर इसके वजह से आपकी इनकम कम हो रही है, लॉस बढ़ रहा है, ये भी टैक्स बेनिफिट हुआ। तो टैक्स बेनिफिट यानी वो नहीं कि जिससे सिर्फ टैक्स की अमाउंट चेंज हो, इनकम कम हो, लॉस बढ़े, वो भी टैक्स बेनिफिट हुआ। ऐसा इन्होंने क्लैरिफाई किया यहाँ पे। और टैक्स बेनिफिट तो है प्लस सम अदर टेस्ट भी फुलफिल हो रही है, प्लीज मेक इट इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ दिस अग्रीमेंट राइट या तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है एट नॉन आर्म्स लेंथ प्राइस, जो मार्केट वैल्यू पे होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ द प्रोविजन, यूज नहीं कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांजैक्शन करने का मेन मोटिव ही आपका टैक्स बचाने का था, इसका कोई दूसरा कमर्शियल सब्सटेंस था ही नहीं। एंटर्ड इन अ मैनर विच आर नॉट ऑर्डिनरली बोनाफाइड, कुछ आपने अलग तरीके से ये ट्रांजैक्शन निपटाया जो शायद नॉर्मल तरीके से कोई करता तो ऐसा नहीं करता, ये सिस्टम ही अलग कर दी। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी वाइफ को गिफ्ट देना था तो उसको गिफ्ट नहीं दिया, भाभी को गिफ्ट दिया, मेरे भैया ने मेरी वाइफ को गिफ्ट दिया, नॉर्मली को थोड़ी ऐसा करता है। ये क्यों ऐसा किया, टैक्स बचाने के लिए। इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इट इज नॉट एंटर्ड इन ऑर्डिनरी केस, और इसीलिए इसको कहां पे कवर किया जा सकता है, गार में कवर किया जा सकता है।
अगेन टू क्लैरिफाई, तीसरी बार इस नोट्स में मैंने लिखा क्योंकि मॉड्यूल में 10 बार लिखा है, गार कैन बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन सार इज नॉट देयर फॉर दैट मैटर। और इस पे ना ये क्वेश्चन इस पे हाईएस्ट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई केस दे दिया जाएगा जो शायद कोई पर्टिकुलर सेक्शन में कवर्ड है और आपको बोला जाएगा असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू ड्रॉ द केस अंडर गार प्रोविजन, कैन इट डू सो? नो, बिकॉज फॉर दैट व्हाट प्रोविजन इज एप्लीकेबल? सार, और फिर वो सेक्शन मेंशन कर देने का। For example, GAR can be applied when resident enters into contract with non-resident and problem is of invoicing much below or above at fair market value. देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता है। इंडिया में एक पर्सन है मिस्टर ए, उसका एक फ्रेंड है लेट्स से यहाँ पे थाईलैंड में, और ये जो फ्रेंड है मिस्टर बी, थाईलैंड एग्जांपल दिया क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स के प्रोविजन बहुत ही लिबरल है, यहाँ तो ना के बराबर है। अब फ्रेंड है, आई सेड रिलेटिव नहीं है। अगर ये रिलेटिव होता ना तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में कवर हो जाता, पर ये तो फ्रेंड है, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में कवर नहीं होते। अगर आप इंडिया के बाहर इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर अप्लीकेबल नहीं होगा। अब मिस्टर ए को यूएसए के अंदर अगेन गुड्स बेचने हैं और यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो इंडिया में तो भारी भरकम टैक्स आएगा, तो फ्रेंड है ही किसके लिए? यूज करो फ्रेंड का। फ्रेंड को लॉस पे इसने गुड्स बेचा, 100 रुपए में खरीद के वही गुड्स इसको सिर्फ 90 रुपीज में सेल किया, यहाँ पे तो 10 रुपए का लॉस आ गया। और इस फ्रेंड को बोला कि तू यूएसए की पार्टी को गुड्स बेच दे 150 रुपीज का, तो यहाँ पे कितने रुपए का गेन आ गया? 60 रुपीज का। 90 में खरीद के 150 में बेचा। अब वो पैसा मिस्टर बी के पास से किसी ना किसी तरीके से मिस्टर ए ले लेगा, वो बात अलग है, पर क्यों बिलो प्राइस पे आपने गुड्स बेचा? क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पे आर्म्स लेंथ प्राइस का ट्रांजेक्शन नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में अगर आप कवर हो जाते हो तो वहां पे हर एक चीज को रिकम्प्यूट करना पड़ता है आर्म्स लेंथ प्राइस पे, कि अगर आप नॉन रिलेटिव को बेचते तो कितने पे बेचते, उतने पे इनकम कंप्यूट करो। पर वो तब आता जब ये एसोसिएटेड पार्टी होता। इस केस में वो एसोसिएटेड नहीं था, तो आपको एक ओपन पावर एक्ट में दे दिया कि आप किसी भी वैल्यू पे गुड्स ट्रांसफर करो, क्या फर्क पड़ता है? तो लोगों ने ऐसा किया। अब इस केस में क्या आ सकता है? गार आ सकता है। यहाँ पे ए बन सकता है कि भले ये नॉन रिलेटेड है, हम अज्यूम करते हैं कि ये रिलेटेड होता तो क्या होता? आर्म्स लेंथ प्राइस आता, आपको मार्केट वैल्यू पे इनकम बुक करनी पड़ती। करो ऐसा, ऐसा करके वो गार के पावर यूज कर सकता है क्योंकि यहाँ पे सार अप्लाई नहीं होता। अब ये फ्रेंड की जगह कोई रिलेटिव होता तो क्या होता? तो ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर आ जाता। अब इन दैट केस सार एप्लीकेबल है, तो वहां पे फिर गार के पावर यूटिलाइज करने के नहीं। तो वही एग्जांपल मैंने लिखा है, गार कैन बी अप्लाइड when resident enters into contract with any non-resident and there is a problem of invoicing much below or above at fair market value. Here GAR will adopt arm's length price for the transaction of the act. अच्छा, what is the example of tax benefit? ये हाईएस्ट है ना ट्रीटीज के केस में होता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल बहुत सारी अलग अलग ट्रीटी होती है। एक ऐसी ट्रीटी है इंडो चाइना या समथिंग, इंडो चाइना की ट्रीटी में ही ऐसा है कि अगर आपकी कोई एंटिटी है चाइना में जिसमें आपकी कंपनी का होल्डिंग 60 to 70% के बीच में है, तो कुछ टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर होल्डिंग कितना है? 60 to 70% के बीच में, तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब मेरी है ना पहले 100% ओन्ड सब्सिडरी थी चाइना में, और जैसे ये ट्रीटी आ गई मैंने क्या किया, 40% स्टेक उस कंपनी के बेच दिए और एक दूसरी सब्सिडरी बना दी 40% स्टेक वाली, ताकि वो पहली सब्सिडरी के शेयर परसेंटेज मेरे कितने हो जाए? 60 to 70% के बीच में हो जाए और मुझे वो ट्रीटी के अंदर फायदा मिल पाए। जस्ट वो ट्रीटी का फायदा लेने के लिए एक कंपनी की जगह मैंने 2 एंटिटी बनाई। अगर एओ को लगा कि ये 2 एंटिटी बनाने का आपका एक ही पर्पज है, ट्रीटी का फायदा उठाने का, अदरवाइज आप ऐसा नहीं करते, तो एओ क्या कर सकता है? दोनों सब्सिडरी को एक मान सकता है और जैसे आपका 100% स्टेक है, आपको ट्रीटी के बेनिफिट में से बाहर निकाल दे सकता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ अ कंपनी क्रिएट 2 सब्सिडरीज थ्रू दैट होल्ड इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे दैट ड्यू टू ट्रीटी और एक्सेट्रा टैक्स बेनिफिट कैन बी ऑब्टेन्ड, agreement can be treated as impermissible avoidance agreement by GAR and treaty benefit can be denied to 2 subsidiaries by treating them one for the tax purpose. तो 2 की जगह 1 मान के आप टैक्स बेनिफिट डिनाई कर सकते हो। अच्छा, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है? जब मैंने ये एग्जांपल बनाया तब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा रियल में भी कोई एग्जांपल हो सकता है। ये मैंने एग्जांपल ऐसे ही बनाया था कि फॉर एग्जांपल कंपनी एक है लिस्टेड कंपनी, उसने दूसरी किसी कंपनी लिस्टेड के शेयर्स खरीदे और वो 12 महीने के बाद बेच रही है, तो सेक्शन आएगा 112A,
लाख के ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 10%। और कहने से कंपनी को मैट के प्रोविजन भी तो लग जाएंगे। और बुक प्रॉफिट पे तो सीधा कितना टैक्स लग जाएगा? 15%, प्लस सरचार्ज प्लस सेस। और फाइनल पे कितना करना पड़ेगा? विच एवर इज हायर। तो आप 10% वाला बेनिफिट नहीं ले पाओगे, आपको तो क्या भरना पड़ेगा? मैट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये कंपनी क्या करती है? एक पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर रही है और अपने सारे शेयर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे वो पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर रही है, ताकि इस कंपनी में कोई गेन ना हो। बुक्स में भी कोई गेन नहीं आया, मैट वगैरह कुछ नहीं लगा। अब उस फर्म को क्या बोला कि मार्केट में ये शेयर्स बेच दे ज्यादा प्राइस पे। तो बेसिकली वो सारा गेन किसके पास आ गया? फर्म के पास। पर फर्म तो 112A का बेनिफिट ले सकती है, मोर देन 110%। और पार्टनरशिप फर्म को मैट के प्रोविजन भी दे सकते। तो जस्ट मैट को इग्नोर करने के लिए आपने सीधे शेयर नहीं बेचे, एक फर्म बना के पहले उसको शेयर ट्रांसफर किए और वो फर्म को बोला कि तू ये शेयर ट्रांसफर कर दे, क्योंकि तुझे मैट के प्रोविजन ना लगे। अगर ये को डाउट गया कि ये फर्म आपने सिर्फ इसी ट्रांजेक्शन के लिए बनाई है, तो वो ये फर्म को इग्नोर कर सकता है और ये मान सकता है कि तुमने ही अगर ये शेयर बेचे होते एज अ कंपनी, तो तुम्हें मैट लगता और तुम्हें इतना इतना टैक्स आता। इतना टैक्स वो सीधा तुम्हें लेवी कर सकता है। देखो मैंने क्या लिखा है, कंपनी buys the shares of listed company, want to sell it after 1 year. This will be taxable at a lower rate under 112A, but MAT is applicable. Hence, company form a partnership and transfer the share to the firm at a cost. So no capital gain. Then firm sell the shares after 1 year. तो less tax आएगा, 112A में MAT भी apply नहीं हो जाएगा, and then firm dissolved. Here GAR will be invoked. Partnership firm will be disregarded. ये हुई accommodating party. पार्टनरशिप फर्म का क्या नाम हो गया? अकोमोडेटिंग पार्टी। ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए बनाई गई थी टैक्स में। इट विल बी डिसरिगार्डेड एंड कैपिटल गेन विल बी एप्लीकेबल टू कंपनी, और उसको मैट के प्रोविजन भी लग जाएंगे। जो तेलंगाना हाईकोर्ट का जजमेंट आया रिसेंट जून 24 में, वो केस क्या था? मैं सिंपली समझाता हूं वो केस। मान लो देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, जिसके पास 600 करोड़ रुपए के शेयर्स है। अभी 600 करोड़ के शेयर्स है, मच हायर वैल्यू के शेयर्स है, ये सिर्फ एग्जांपल छोटा सा ले रहा हूं। मिस्टर ए का ऑलरेडी किसी चीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। इस 600 करोड़ के शेयर्स पे उसको करंट ईयर में बोनस शेयर मिले थे। अब बोनस शेयर मिलने के बाद ऑब्वियसली जो ओरिजिनल शेयर होते हैं उसकी प्राइस कम हो जाती है। पर हम लोगों ने एक चीज पढ़ेंगे, बोनस शेयर मिलने के तुरंत बाद अगर वो शेयर बेचो तो बोनस स्ट्रिपिंग करके एक ट्रांजैक्शन लग जाता है। जैसे हमने डिविडेंड स्ट्रिपिंग पढ़ा था, वैसा सेम हम नॉन रेजिडेंट चैप्टर में बोनस स्ट्रिपिंग पढ़ेंगे, जहां पे आपका जो लॉस होता है ना शेयर बेच के, वो इग्नोर कर दिया जाता है और वो बोनस शेयर की कॉस्ट बन जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, बोनस मिल के शेयर बेचोगे तो लॉस ही आने वाला है। तो ये तो बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजेक्शन हो गया। ये लॉस सही वाला लॉस सही नहीं, ये तो बोनस की वजह से आया। तो अगर इसमें बोनस मिलने के बाद वो शेयर्स बेच दिए होते तो उसको क्या आता? शॉर्ट टर्म लॉस आता, और वो शॉर्ट टर्म लॉस वो गेन के सामने सेट ऑफ कर पाता। और इसमें बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन लग जाता है, और बोनस स्ट्रिपिंग ट्रांजैक्शन की वजह से क्या होगा? ये लॉस गेन के सामने सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। करेंगे वो हम बाद में। तो इसने क्या किया, बोनस स्ट्रिपिंग का ट्रांजैक्शन लगता है जब आप किसी चीज को सेल करो, और बोनस स्ट्रिपिंग का ट्रांजैक्शन लगता है जब बोनस मिलने के 9 महीने के अंदर अंदर आप वो शेयर सेल करो। तो इसने क्या किया, मिस्टर ए ने कुछ फर्म्स बना दी, पार्टनरशिप फर्म बना दी, कुछ दूसरे दूसरे एंटिटीज बना दिए, और ये सारी एंटिटी को इसने जो अपने शेयर्स थे वो 9 महीने के बाद ट्रांसफर किए एट अ लोअर प्राइस ऑफ मार्केट। अब देखो, बोनस शेयर 9 महीने के अंदर बेचते तो बोनस स्ट्रिपिंग लगता है, इसमें जानबूझ के 9 महीने का वक्त लिया और 9 महीने के बाद वो शेयर्स बेचे, अपनी अलग अलग एंटिटी बना के। बाहर वाले तक नहीं पहुंचाने थे, क्योंकि वो स्टेक चला जाता, इसका हायर स्टेक था। तो इसने खुद की फर्म्स बनाई अलग अलग, और उसको लोअर प्राइस पे शेयर्स बेचे, ताकि इसका क्या जनरेट हो जाए? शॉर्ट टर्म लॉस हो जाए। और वो शॉर्ट टर्म लॉस उसने क्या किया? लॉन्ग टर्म गेन के सामने सेट ऑफ कर डाला। अब जितनी फर्म्स थी उन सबके पास वेरी नेक्स्ट ईयर उसने वापस ये सारे शेयर्स खरीद लिए, और वो सारी फर्म वगैरह को डिसॉल्व कर दिया। तो ये फर्म बनाई क्यों तुमने? लोअर प्राइस पे शेयर बेचने के लिए। तो यही फर्म को दूसरे किसी को क्यों नहीं? स्टेक चला जाता, खुद की फर्म बना के शेयर्स बेचे ताकि लॉस बुक हो गया। मैंने बोला सर ऐसा तो अलाउड है ना लॉस बुक करना, पर ये लॉस बुक किया तुमने खुद की शेल कंपनीज बना के, और उन्हीं के पास से वो शेयर्स वापस तुमने खरीद लिए। तो ये बोलता है हम गार अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम तुम्हारा सेट ऑफ नहीं करने देंगे, क्योंकि ये तुमने जेन्युइन लॉस क्रिएट ही नहीं किया, खुद की शेल कंपनीज बनाया।
तेलंगाना हाईकोर्ट बोला बराबर बात है, यहाँ पे बोनस ट्रिपिंग को अवॉइड करने के लिए तुमने 9 महीने के बाद ये ट्रांजेक्शन किया जानबूझ के एग्जैक्ट मार्जिन रख के, ताकि बोनस ट्रिपिंग ना लगे, पर काम तो उसके जैसा ही किया, बोनस की वजह से लॉस आया, वो लॉस हम लोग सेट ऑफ करेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पे बोनस ट्रिपिंग अप्लाई हो गया ऐसा मान लेंगे और तुम्हारा लॉस इग्नोर कर देंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट का रिसेंट जजमेंट, ये एकमात्र गार का जजमेंट अभी तक आया। अदानी का जो मैं केस बोला वो भी अंडर पाइपलाइन है, वो एओ सोच रहा है कि इस पे गार लगाए कि ना लगाए, लगाएगा तो वो भी हाई कोर्ट में जाएगा, तब तक वापस स्टे आएगा। हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आएगा वो तो जब आप एफसीए बन जाओगे तब पता चल ही जाएगा। बोलो करते हैं तो बोनस स्किपिंग के केस में कई लोग ये लॉस इग्नोर ही नहीं करते, उन्हें बोनस स्किपिंग लग जाता है फिर भी, पर एओ ने पकड़ा तो वो बोनस स्किपिंग लगा देगा और आपका वो लॉस इग्नोर कर देगा स्पेसिफिक में। करेक्ट, गार में 3 करोड़ है, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा कम टैक्स बेनिफिट था, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट टोटल 1200 करोड़ का था। एंड दैट्स वाई तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी थोड़ा ध्यान देकर इस केस को सॉल्व किया, 1200 करोड़ का टैक्स बेनिफिट था। नहीं पता चलेगा, अगर उसका केस स्क्रूटिनी में जाता है तो 9 महीने के बाद बेचो चलेगा, कोई नहीं पकड़ने वाला आपको, दैट इज अलाउड। ओके, सेक्शन 97, कौन से ऐसे अरेंजमेंट जो कमर्शियल सब्सटेंस लैक करते हैं ऐसा माना जाएगा, कि कब ऐसा मानने का कि कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, वो भी डेफिनेशन दिया। Effect of the whole arrangement is consistent with individual step, यानी सीधा ये ट्रांजैक्शन करने की जगह टुकड़ों टुकड़ों में ट्रांजैक्शन किया ताकि टैक्स बेनिफिट मिल सके, लाइक क्रिएटिंग शेल कंपनीज। इट इन्वॉल्व राउंड ट्रिप फिनेंसिंग, राउंड ट्रिप फिनेंसिंग पैसे को घुमाना, जैसे वो चाचा वाले केस में मैंने राउंड ट्रिप फिनेंस किया, या तो अकोमोडेटिंग पार्टी को लेके आना जो आपका टैक्स में यूज हो सके। ट्रांजैक्शन कंडक्टेड थ्रू वन और मोर पर्सन, इन्वॉल्व लोकेशन ऑफ द एसेट। अच्छा बाय द वे, ट्रांजैक्शन एंटर थ्रू वन और मोर पर्सन, फॉर एग्जांपल क्रॉस क्लबिंग, जहां पे एक से ज्यादा पर्सन का यूज करके क्लबिंग अवॉइड करने का ट्राई किया, ये उसका एग्जांपल हो गया। इन्वॉल्व लोकेशन ऑफ असेट या रेजिडेंस ऑफ अ पार्टी विच इज विदाउट एनी सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पस अदर देन अवॉइडिंग द टैक्स। सब्सिडरी बनाई चलो ठीक है, नामा में बनाई, यूएई में बनाई, क्यों, दूसरा कोई टैक्स बेनिफिट नहीं था, जस्ट बिकॉज पीटी का मिसयूज करना था आपने वहां पे सब्सिडरी बनाई। इन्वेस्टिंग द मनी इन टैक्स हेवन कंट्रीज, क्रिएटिंग सब्सिडरीज इन टैक्स हेवन कंट्रीज, टैक्स हेवन कंट्रीज जहां पे इनकम टैक्स नहीं लगता। दे डज नॉट हैव सिग्निफिकेंस ओवर रिस्क और नेट कैश फ्लो, ये सब्सिडरी ओपन करके गुड्स बेचने पे आपका कोई कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है, ये उतना ही रहता, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए सब्सिडरी ओपन की, यानी कि आपके बिजनेस डिसीजन पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगा सकता है कि ये सब्सिडरी क्यों ओपन की, यहाँ पे क्यों ओपन की, इससे आपका बिजनेस बेनिफिट क्या है समझाओ, कौन सा ऐसा की चीज था जिससे आपने ये सब्सिडरी ओपन की। आप बोलो यहाँ पे सब्सिडरी है तो बिजनेस संभालने में इजी रहता है, तो वो सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट करेगा क्या बिजनेस संभालने में इजी रहता है, सारे ट्रांजैक्शन यहाँ से हो रहे हैं और वही ट्रांजैक्शन ओवर काउंटर सेल हो रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट परचेज है ही नहीं इस पार्टी का, कहाँ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हुआ इसका। तो बेसिकली ये डाउट डिस्कशन यहाँ पे चलेगा, जहां पे आपके बिजनेस डिसीजन पे क्वेश्चन होंगे, ये सब्सिडरी बनाई तो क्यों बनाई, सही बनाई कि गलत बनाई, वगैरह वगैरह। दैट इज अ कमर्शियल सब्सटेंस, आपका कैश फ्लो बढ़ा ना, अगर आप वो सब्सिडरी ओपन नहीं करते तो वो सब्सिडरी नहीं, सब्सिडी नहीं मिलती, तो बेसिकली आपको सब्सिडी लेने के लिए वहां पे कंपनी बनाया, यू प्रूव कि यहाँ पे मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट है, सिर्फ टैक्स बचाना एक पर्पज नहीं था, इनकम भी बढ़ रही है, तो गार अप्लाई नहीं होगा। तो इट डज नॉट लेक कमर्शियल सब्सटेंस, इट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस है तो गार नहीं आएगा, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, सिर्फ टैक्स बचाने का पर्पज है, तो गार आ जाएगा। अच्छा, व्हाट इज राउंड ट्रिप फिनेंसिंग, ये वर्ड बहुत कॉमन है, न्यूज़पेपर में भी बहुत आता है, राउंड ट्रिप फिनेंसिंग पैसे को घुमाना, थ्रू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन फंड आर ट्रांसफर्ड अमंग पार्टीज और such transaction do not have commercial purpose other than tax benefit. अच्छा, what is accommodating party? If main object of participation in arrangement is to obtain a tax benefit, whether or not he is connected to any other party or arrangement. So कोई ऐसी पार्टी जो बीच में आई ही टैक्स इवेजन सॉरी टैक्स बचाने के लिए, जिसका दूसरा कोई काम ही नहीं था उस पूरे ट्रांजेक्शन में। एक एग्जांपल मैंने नीचे बनाया है जो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड एंड उसकी यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी है लेट्स से बी लिमिटेड, और ये कंपनी का ऑब्वियसली 51% स्टेक है ए लिमिटेड में,
अगर ए लिमिटेड बाकी सबको है ना लोन देती है नॉर्मल, और वो लोन जनरली 8% इंटरेस्ट से देती है वो, और अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड को लोन का पैसा देगी, तो बी लिमिटेड के लिए वो डिम डिविडेंड बन जाएगा कि भाई आपने क्लोजली होल्ड कंपनी में बेसिकली आपने लोन लिया, आपका 10% से ज्यादा हिस्सा है उसमें, तो वो लोन का पैसा क्या बन जाएगा, डिम डिविडेंड। इसको डिम डिविडेंड नहीं चाहिए था ना, तो ये लोन वो अवॉइड कर सकता था, इसको ये पैसे भी चाहिए थे और डिम डिविडेंड भी लगाना था। तो ए लिमिटेड ने क्या किया, एक बैंक को बोला कि हमारे इतने ट्रांजेक्शन तेरे साथ हो रहे हैं, यू हेल्प अस, मैं तेरे यहाँ 1 करोड़ रुपए की लेट से एफडी कर देता है, तू मुझे 8% इंटरेस्ट पे कर, और ये बी लिमिटेड आएगा तेरे पास लोन लेने के लिए, तू उसको 1 करोड़ की लोन ले देना 8% से। तो बेसिकली ये आपको हेल्प कर रहा है 1 करोड़ रुपया इधर से उधर घुमाने के लिए। ये 8% इसने बैंक को दिया, बैंक ने आपको दे दिया, और आपका पैसा उस तक पहुंच गया। पर बैंक के पास से लोन आई, तो कहने से यहाँ पे डिम डिविडेंड का कंसेप्ट नहीं आ सकता, क्योंकि बैंक का तो काम ही होता है लोगों को लोन देना, एक्सेप्शन हो गया डिम डिविडेंड का, तो यहाँ पे इजिली डिम डिविडेंड अवॉइड हो गया। अगर ए को पता चल गया ये ट्रांजेक्शन, तो इसको बोल दिया जाएगा अकोमोडेटिंग पार्टी, कि ये तुम्हें सिर्फ हेल्प कर रहा है टैक्स बचाने के लिए, इसका कोई दूसरा काम नहीं था, तुम सीधा भी तो लोन दे सकते थे, पर वो डिम डिविडेंड आ जाता, उसको इग्नोर करने के लिए तुम बैंक को बीच में लेके आए। अगर ए गार अप्लाई करेगा, तो वो क्या कर सकता है इस केस में, बैंक को अवॉइड कर सकता है, कि जैसे ये बैंक थी ही नहीं बीच में, तो सीधा लोन लेने से क्या होता है, डिम डिविडेंड बन जाता, तो डिलिमिटेड तुझे डिम डिविडेंड एप्लीकेबल। ये अकोमोडेटिंग पार्टी को डिसरिगार्ड कर सकता है। वही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, कि भी जब पार्टी का कोई दूसरा काम था ही नहीं, तो यहाँ पे आप है ना छोटा सा एग्जांपल लिख भी देना, ए लिमिटेड बी लिमिटेड होल्डिंग ऑफ ए बैंक, ए लिमिटेड 1 करोड़ 8% एफडी, बैंक 1 करोड़ 8% लोन। इससे क्या बी लिमिटेड को दो दो फायदे होंगे, एक तो डिम डिविडेंड भी लगेगा, दूसरा इंटरेस्ट का खर्चा भी माइनस मिलेगा। तो ये दोनों फायदे हट जा सकते हैं अगर बैंक को अकोमोडेटिंग पार्टी मान लिया, वो इंटरेस्ट का खर्चा भी डिसअलाउ हो जाएगा और ये डिम डिविडेंड भी अप्लाई हो जाएगा। टू अवॉइड डिम्ड डिविडेंड, बैंक इज यूज्ड एज अकोमोडेटिंग पार्टी। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि बैंक को ये पता है कि ऐसा ही होने वाला है, बैंक तो बोली भी हो सकती है, वो तो लोगों से एफडी लेती है, और उसने लोगों को लोन भी दे दिया, आपने ऐसा सोचा कि मैं बैंक में एफडी रख के तुम बैंक से लोन ले लोगे, इन दैट केस हमारा ये वगैरह इग्नोर हो सकता है। तो शायद बैंक को पता भी हो सकता है कि वो अकोमोडेटिंग पार्टी है, नहीं भी पता हो सकता, यूं नहीं देखा जाएगा, उसको डिसरिगार्ड जरूर कर दिया जाएगा। तो हर बार जरूरी नहीं है कि अकोमोडेटिंग पार्टी आपके पूरे टैक्स स्ट्रक्चर में आपको हेल्पफुल जानबूझ के हो रही है, वो अनइंटेंशनली भी आपको हेल्पफुल हो रही है, गार को फिर भी अवॉइड कर दिया जाएगा। लोन अगर हायर रेट इंटरेस्ट पे दिया, तो बी लिमिटेड प्रूव करो कि देखो यहाँ पे बैंक अकोमोडेटिंग पार्टी नहीं है, मेरा तो लॉस है, बल्कि वो तो 60% इंटरेस्ट ए लिमिटेड को दे रहा है, मैं 9% दे रहा है, मेरा तो 2% खर्चा बढ़ रहा है, इसमें गार अप्लाई थोड़ी करने का है, मैं तो ऑलरेडी लॉस में है, प्रूव करो तो बच जाओगे। ये पूरा डिस्कशन पे जाएगा, गार इज ओपन एंड पावर, और इसलिए इसमें डिस्कशन ज्यादा होंगे, आपके एविडेंस पे सारी चीजें चलेगी, आपके एक्सक्यूजेस पे सारी चीजें चलेगी। नहीं, अकोमोडेटिंग पार्टी को पेनलाइज नहीं होगा, पेनलाइज इसको होगा, बी लिमिटेड को, क्योंकि उसने इसका यूज करके लोन लिया। हाँ, अकोमोडेटिंग पार्टी अगर जानबूझ के ये चीज कर रही है, तो उसको भी पेनल्टी लग सकती है, पर अगर वो अनइंटेंशनल, उसको क्या पता कौन लोन ले रहा है, कौन लोन उसके पास से ले रहा है, वो रिलेटेड है, उसको थोड़ी पता हो सके, वो ऐसे थोड़ी हर एक क्लाइंट को वी लुकअप मार के चेक करेगी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो भाई बैंक की इसमें क्या गलती, वो तो भोली भाली बैंक है, हम उसको डिसरिगार्ड करेंगे, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि इसको बी लिमिटेड। अच्छा, देन फॉर रूटिंग फंड थ्रू अ प्लेस वेयर टैक्स बेनिफिट कैन बी अवेल, तो ये वहीं का वहीं एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल वाई लिमिटेड इज इन अ कंट्री हैविंग नो ट्रीटी विथ इंडिया, एनी कैपिटल गेन विल बी टैक्स्ड इन इंडिया ऑल्सो एंड इन दैट कंट्री ऑल्सो। तो भाई वाई लिमिटेड किसी ऐसी कंट्री में है जहां पे खुद भी इनकम टैक्स लगता है और इंडिया में भी कैपिटल गेन लगता है, और उसकी कोई ट्रीटी भी नहीं है। सो वाई लिमिटेड opens a subsidiary in Thailand which has a treaty with India, and as per that no capital gain will be taxed in India, and Thailand में भी कोई टैक्स नहीं लगता। So now subsidiary company will buy the share of X Limited, an Indian company, and sells it, so no tax।
तो बेसिकली वाई लिमिटेड खुद से ये करती, शेयर खरीद के बेचती तो टैक्स लग जाता। उसने जानबूझ के थाईलैंड में सब्सिडरी ओपन की और उस सब्सिडरी को बोला कि भाई देख, अगर ड्रॉ फॉर्मेट करूं तो एक्स लिमिटेड करके कंपनी, अब ये एक्स लिमिटेड जो है ना, लेट्स अज्यूम वो कहीं चाइना में, और चाइना में इनकम टैक्स लगता है, एंड लेट्स अज्यूम उसका इंडिया के साथ ट्रीटी है पर कैपिटल गेन का कोई ट्रीटी नहीं है। अब वो किसी इंडियन एक्स लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स है वो खरीद के बेचना चाहती है, और ऐसा करेगी तो इंडियन गवर्नमेंट सेक्शन 9 अप्लाई करेगा, इंडियन एसेट बेच के कैपिटल गेन विल बी गिवन टू अक्रू इन इंडिया। तो वो कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल, और कोई ट्रीटी नहीं है जो बोल सके कि नहीं दो दो टैक्स में का दो दो कंट्री में का टैक्स, तो इंडिया में टैक्स लगेगा। और वाई लिमिटेड चाइना में है, वो भी कैपिटल गेन को रेजिडेंस कंट्री है तो वो भी टैक्स लगा देगी, तो दो डबल टैक्स लग जाएगा, थोड़ा तो थोड़ा पर डबल टैक्स लगेगा। वाई लिमिटेड ने क्या सोचा, थाईलैंड में एक कंपनी फॉर्म कर देते हैं सब्सिडरी। थाईलैंड और इंडिया का ट्रीटी है, इस ट्रीटी के हिसाब से अगर थाईलैंड की कोई कंपनी कैपिटल गेन की इनकम होती है इंडियन कंपनी के शेयर्स बेच के, तो इंडिया वाला टैक्स नहीं लगाएगा और थाईलैंड भी इनकम टैक्स नहीं लगाता। तो वाई लिमिटेड ने जितना अपना फंड था ना वो शेयर कैपिटल के नाम पे थाईलैंड की सब्सिडरी में डाल दिया, और इस सब्सिडरी को बोला अपनी एक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीद के बेच, ताकि हमें ट्रीटी का बेनिफिट मिल जाए और हमें टैक्स ना लगे अल्टीमेटली। और ये शेयर्स के तौर पे फिर कहीं ना कहीं से पैसे वापस ले लेगी। तो आपने फिर सीधा ट्रांजेक्शन ना करके थाईलैंड में सब्सिडरी बना के ट्रांजेक्शन रूट किया ताकि आप ट्रीटी का फायदा उठा पाओ, गलत तरीके से। आप सीधा भी तो ये ट्रांजेक्शन कर सकते थे, आपका कोई दूसरा कमर्शियल सब्सटेंस था ही नहीं। हाँ, थाईलैंड की सब्सिडरी ऑलरेडी थी, उसका ऑलरेडी कहीं पे बिजनेस उसका चल रहा था, और उसका यूज करे तो समझ में आता है। ये कंपनी बनाई हुई आपने ये टैक्स अवॉइड करने के लिए, और फिर कंपनी को लेट्स से डिफाइन भी कर दिया। ये क्लियरली एक टैक्स का मोटिव हो गया, टैक्स बचाने का, कमर्शियल सब्सटेंस भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे राउंड ट्रिप फिनेंसिंग। ये आपने पैसे को घुमाया, थाईलैंड में लेके गए, वहां से शेयर्स खरीद के बेचा, वो पैसे को वापस चाइना में लेके आए ताकि वो ट्रीटी का गलत आप फायदा उठा सको। ये राउंड ट्रिप फिनेंसिंग हुई, और ये थाईलैंड की कंपनी अकोमोडेटिंग पार्टी बन गई। इसका यूज करके आप लोग गार के प्रोविजन यहाँ पे डाल सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जांपल्स, कब कब गार आ सकता है। अच्छा, व्हाट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट। कोई भी अग्रीमेंट को इनपरमिसिबल बोल दिया अब क्या, any arrangement declared impermissible, IAA, impermissible avoidance agreement, the consequences may include denial of a tax benefit or tax treaty। जैसे यहाँ पे अगर गार का प्रोविजन लग गया तो यहाँ पे एओ क्या बोल सकता है, मैं ऐसा ही मानेगा कि थाईलैंड में ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं, या तो थाईलैंड की कंपनी है और हम ऐसा मान सकते हैं कि इस कंपनी के साथ ट्रीटी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, और इंडियन गवर्नमेंट को पहले वाले केस में सीधा सेल करके जो टैक्स मिलता वो टैक्स हम लोग वसूल करके ही रहेंगे। तो ये लोग ट्रीटी का बेनिफिट यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो व्हाट आर द circumstances, certain illustrations disregarding or combining any part of the agreement, treating the agreement as if it has not been entered, treating parties to the arrangement as one party only, जैसे वाई लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी को एक मान लेने का, वाइफ और उसके चाचा को एक मान लेने का, reallocation of receipt relief expense deduction between the parties। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है उसकी बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग ब्रांचेज है, उसमें इंडिया में भी एक ब्रांच है, और इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, अपने जो कॉमन एक्सपेंस होता है ना, वो कॉमन एक्सपेंस का थोड़ा ज्यादा पोर्शन इंडियन ब्रांच को अलोकेट कर रही है, क्यों, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, जबकि एक्चुअली कम खर्चा हुआ होगा। तो यहाँ पे हम गार कार्ड यूज करके रीअलोकेशन कर सकते हैं कि भाई सही में एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट होता तो इंडियन ब्रांच को कितना एक्सपेंस मिलता, और ताकि ज्यादा टैक्स यहाँ पे चार्ज हो सके, ज्यादा रेट से चार्ज हो सके, तो ऐसा रीअलोकेशन हो सकता है। ट्रीटिंग द प्लेस ऑफ असेट और रेजिडेंस अदर देन एक्चुअल, ट्रीटिंग द इक्विटी एज डेट और वाइसा वर्सा। आपने किसी कंपनी में इक्विटी लेते तो पैसे लेते वक्त डिविडेंड आता था, तो आपने जानबूझ के डेट के फॉर्म में पैसे इन्वेस्ट किए। अगर मेरे को लगा कि डेट का कोई पर्पज ही नहीं है, ये तो इक्विटी ही है, तो इसको वाइसा वर्सा मान के प्रोविजन लगा सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट या वाइसा वर्सा कंसीडर करना, इन शॉर्ट एक्ट का तहस नहस कर सकते हैं। वो चाहे उस अग्रीमेंट को मर्ज कर सकते हैं, जैसे कि ये अग्रीमेंट ना होता तो क्या होता, ये रिवर्स थिंकिंग करेंगे। आपने ये क्यों किया, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो टैक्स लग जाता, हाँ तो हम वैसा ही अप्लाई कर देंगे। आपने सब्सिडरी क्यों ओपन की, ताकि वहां पे ट्रीटी का बेनिफिट मिल सके, अगर वो ना करते तो क्या होता, वाई लिमिटेड को इंडिया में टैक्स लग जाता, हाँ तो हम सीधा यही अज्यूम करेंगे कि ये होता तो क्या होता।
ये सारे वो स्टेप्स को इग्नोर करके मेन स्टेप तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ कनेक्टेड पर्सन इन अकोमोडेटिंग पार्टी? जो पार्टीज है जो ये इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उसका क्या होगा? पार्टीज हु आर कनेक्टेड मे बी ट्रीटेड एज वन। जैसे रिलेटेड पार्टीज का फायदा उठा के आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो भाई रिलेटेड पार्टी जैसे एक ही है वैसा सेम माना जाएगा। अकोमोडेटिंग पार्टी एंड अदर पार्टी मे बी ट्रीटेड एज वन। अकोमोडेटिंग पार्टी को डिसरिगार्ड कर दो बेसिकली। डिसरिगार्डिंग एनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जैसे फर्म बना के शेयर्स बेचे, नहीं मान लो ये फर्म नहीं होती कंपनी होती तो इसको भी मैट लग जाता। तो चलो अप्लाई करो मैट के हिसाब से टैक्स कितना आएगा। तो बेसिकली देखो ये है ना, अगर आप ये थियोरी पढ़ोगे आपको लगेगा एक ही चीज बार बार लिखी हुई है, क्योंकि वैसा ही है, वैसा ही है। और अगर आप इसे मॉड्यूल से पढ़ोगे तो आपको लगेगा एक ही चीज 10 बार लिखी हुई है। मैंने उसी चीज को इग्नोर करके जितना काम का था उतना यहाँ पे समराइज किया है, क्योंकि उन्होंने एक ही एक चीज बार बार लिखी है। डिसरिगार्डिंग अकोमोडेटिंग पार्टी, डिसरिगार्डिंग द प्लेस ऑफ ट्रांजेक्शन, राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग को इग्नोर करो, इनपरमिसिबल डिक्लेयर करो। अच्छा, कनेक्टेड पर्सन किसको मानने का, यानी कौन से लोगों से ट्रांजेक्शन किया तो एओ के आई जैसे ऊंचे हो जाते हैं कि भाई ये कनेक्टेड के साथ ट्रांजेक्शन हुआ, इनको एक मानते तो क्या होता? Connected person means which are connected with each other, directly or indirectly, and include for individual कोई अच्छा इंक्लूड है, ये ओपन डेफिनेशन है, ये किसी को भी कनेक्टेड मान सकता है, इतने लोगों को तो खास मानेगा। इंडिविजुअल के लिए उसके कोई भी रिलेटिव, देयर इज नो डेफिनेशन गिवन फॉर दिस रिलेटिव वर्ड। डेफिनेशन नहीं देते उसका मतलब जो एक्ट की कॉमन डेफिनेशन है वो उठाने की। स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, और एनी पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन योर बिजनेस, वो भी कनेक्टेड पर्सन हो गया। कंपनी के केस में उसके कोई डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, फर्म एओपी के केस में पार्टनर या उनके भी रिलेटिव, एचयूएफ के केस में मेंबर या उनके भी रिलेटिव। इतने सब लोगों को मिक्स करके सोचा जाएगा कि अगर ये कनेक्टेड पर्सन ना होते तो ट्रांजेक्शन कैसा दिखता, और उन सबको एक मान लेने का। इस पूरे चैप्टर में एग्जाम के लिए सबसे पहला तो वो ऊपर इंपॉर्टेंट था वो मैंने टिक करवाया, दूसरा यहां से इंपॉर्टेंट चालू होता है, चैप्टर का लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट। सीबीडीटी हैज फॉर्म्ड रूल्स एंड गाइडलाइंस कि गार कैसे अप्लाई होगा। रूल है 10U, भगवान का एक रूल है ये, गार शेल नॉट अप्लाई when the tax benefit in relevant assessment year aggregate to all the parties is less than or equal to 3 करोड़। किसी एक साल में आपकी कॉन्ट्रैक्ट में जितनी पार्टीज है वो सबका मिला के टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ या उससे कम है तो गार अप्लाई नहीं करने का। गार इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आप उनको गार के नाम से डराओ मत, वो चाहे उस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, हमें पैसा चाहिए आने दो किसी भी तरीके से, टैक्स थोड़ा जाता है तो जाने दो, पैसा आना चाहिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को गार अप्लाई नहीं होगा सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन कंडीशंस। गार के प्रोविजन आए 1 अप्रैल 17 या उसके बाद, पर्सपेक्टिव आए, इसके पहले अगर आपने कोई टैक्स अवॉइडेंस किया, ग्रैंडफादर्ड, उसको ग्रैंडफादर्ड कर दिया। ग्रैंडफादर्ड करने का मतलब उसको एग्जम्प्ट कर दिया। इन्वेस्टमेंट मेड बिफोर 1 अप्रैल 17 इज ग्रैंडफादर्ड, यानी अगर इसके पहले आपने ऐसा कोई ट्रांजैक्शन कर दिया था तो हम उस पर गार अप्लाई नहीं करेंगे। 1 अप्रैल 17 के बाद अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करोगे तो उस पर गार अप्लाई करेंगे। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि सबसे पहला किसी कोर्ट का जजमेंट आया गार पे, क्योंकि जो 1 अप्रैल 17 के पहले के केसेस है उसमें तो गार के बारे में सोचना ही नहीं है, तो उसमें तो गार के रूल्स आ ही नहीं सकते। पर देखो अभी इसमें भी इंटरप्रिटेशन, इन्वेस्टमेंट मेड बिफोर 1 अप्रैल 17 इज ग्रैंडफादर्ड। अगर आपका कोई केस लोन के जैसा है, लीज कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, इट इज नॉट एग्जम्प्टेड, हमारी निगाहें उस पर जरूर रहेगी। तो ये सीबीडीटी ने क्वेश्चन आंसर में खुद ही लिख दिया कि हमने इन्वेस्टमेंट बोला है हम इग्नोर करेंगे। 1 अप्रैल 17 के पहले कोई लोन अरेंजमेंट हुआ, कोई लीज अरेंजमेंट हुआ जो गार में कवर हो सकता है, वो कंसिडर जरूर से होगा, इट इज नॉट ग्रैंडफादर्ड। अच्छा, वेर पार्ट ऑफ अरेंजमेंट इज इनपरमिसिबल, कंसिक्वेंस टू दैट पार्ट विल ओनली बी इग्नोर्ड। यानी मतलब एक अरेंजमेंट हुआ पूरा, उसके सारे पॉइंट कमर्शियल सब्सटेंस वाले हैं, सिर्फ कोई एक पार्ट आपने टैक्स बचाने के लिए लिया है, तो हम सिर्फ उतने पोर्शन को इग्नोर करेंगे, इनपरमिसिबल मानेंगे, आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इनपरमिसिबल नहीं मानेंगे। तो इनपरमिसिबल पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसका वो पोर्शन होगा जो टैक्स अवॉइडेंस के लिए हेल्पफुल है।
अच्छा, ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इज बाइंडिंग फॉर गार ऑल्सो, इट इज इन द फेवर ऑफ असेसी। एडवांस रूलिंग क्या होता है? एक चैप्टर है नॉन रेजिडेंट का, हम बाद में पढ़ेंगे, पर व्हाट इज एडवांस रूलिंग? अगर आप एक बड़े क्लाइंट हो, बड़े असेसी हो, कोई ट्रांजेक्शन एंटर करने से पहले ही आपको डाउट जा रहा है कि ये ट्रांजेक्शन में एंटर करेगा तो इनकम टैक्स इसको कैसे देखेगा, इनकम टैक्स इसमें गार अप्लाई करेगा कि नहीं, इनकम टैक्स इस पे कितना टैक्स लगाएगा, ये पहले आपको पता लगाना है। तो एज अ बिग क्लाइंट आप इनकम टैक्स ऑफिसर को पहले बोल सकते हो कि मैं एडवांस रूलिंग में जाना चाहता है, जहां पे मैं ट्रांजेक्शन बताएगा, आप मुझे बताओ कि आप इसे कैसे ट्रीट करोगे, फिर जाके मैं वो ट्रांजेक्शन एंटर करूं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो होगी वो आपको बताएगी कि हम इस तरीके से इसको देखेंगे, इसमें गार अप्लाई करेंगे या गार अप्लाई नहीं करेंगे। अगर इन्होंने बोला कि हम ये ट्रांजेक्शन पे गार अप्लाई नहीं करेंगे, डोंट वरी, आपने वो ट्रांजेक्शन कर दिया, फिर सीआईटी बोलता नहीं मैं तो गार अप्लाई करेगा, मैं थोड़ी उसकी मानता है, तो नहीं मानना पड़े, वो तुम्हारे डिपार्टमेंट का हिस्सा था। एडवांस रूलिंग इज एप्लीकेबल। अगर एडवांस रूलिंग में बोला था कि गार अप्लाई नहीं होगा तो नहीं करने का, फिर अप्लाई करके उसकी तहस नहस नहीं करने का, वरना तो कौन एडवांस रूलिंग में जाएगा। Where courts have considered the tax implication and sanctioned the transaction, GAR is not applicable. एक सिंपल एग्जांपल देता है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी किसी लॉस मेकिंग कंपनी को उठाता है तो वो लॉस सेट ऑफ होगा कि नहीं, वो कैपिटल गेन चैप्टर में कवर्ड है, तो उसके लिए सार है, तो उसे छोड़ो। कोई लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को उठाता है, मैंने एक एग्जांपल कैपिटल गेन में दिया था कि वेरेंडा परचेज जेकेएससी, तो बेसिकली ये लॉस मेकिंग कंपनी परचेज द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अब यहाँ पे कैपिटल गेन या लॉस सेट ऑफ करने के कोई रूल बने, ये तो बिंदास लॉस सेट ऑफ हो सकता है, जेकेएससी के प्रॉफिट के सामने वेरेंडा का लॉस यहाँ पे सेट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पे गार के भी तो प्रोविजन आ सकता है कि तुमने इसे जस्ट उठाया, लॉस सेट ऑफ के प्रोविजन के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ वो एनसीएलटी ने अप्रूव किया है। एनसीएलटी ने तब इनकम टैक्स को भी लेटर लिखा था कि ये दो कंपनी अमालगमेटेड जा रही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तब तुम्हें बोलना था कि मुझे प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम उस वक्त नहीं दिखा, तभी भी तो ये लॉस मेकिंग थी, ये प्रॉफिट मेकिंग थी, तो अब जाके प्रॉब्लम रेज नहीं करने का, कोर्ट ने इसकी इंप्लीकेशन कंसिडर कर ली है, अब जाके इस पे गार के प्रोविजन अप्लाई मत करो। तो यहाँ पे ना मॉड्यूल के एक क्वेश्चन आंसर में ऐसा सेम पॉइंट है, जैसे ये पहला, मर्जर ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो सार्थ है इस पे, नो गार एप्लीकेबल। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अक्वायर करती है लॉस मेकिंग कंपनी को, इस पे कोई सार नहीं है, बट इट विल बी अंडर हाई कोर्ट डिसीजन। अब एनसीएलटी आ चुका है इसके बदले, एनसीएलटी डिसीजन देता है कि अमालगमेशन होगा कि नहीं, और वो कंसिडर हो भी गया, तो यहां पे गार के प्रोविजन अप्लाई करने के नहीं। तो सीबीडीटी ने ये चीज थोड़ी अच्छी बोली। अच्छा, फॉलोइंग ट्रीटी 1 year, फॉलोइंग इनकम टैक्स एक्ट इन अदर ईयर डू नॉट इन्वोक गार। सी, ट्रीटी का बेनिफिट लेना ना लेना आपकी मर्जी होती है। एंड जैसे मान लो ट्रीटी में लिखा कि डिविडेंड के सामने यू कैन टेक 15% टैक्स, जबकि आप नॉर्मल केस फॉलो करते तो 30% टैक्स लगता, तो आपने क्या किया, ट्रीटी फॉलो किया, इट इज ऑलवेज विच एवर इज बेनिफिशियल, तो आपने ट्रीटी फॉलो किया और 15% टैक्स लग गया। अब दूसरे साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आया कि इस पर्टिकुलर कंट्री से डिविडेंड मिलने पे 10% टैक्स लगेगा, तो दूसरे साल आप थोड़ी ना ट्रीटी फॉलो करोगे, उसमें 15% लिखा हुआ है, आप क्या फॉलो करोगे, इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करोगे, तो आप दूसरे साल एक्ट फॉलो कर रहे हो, तो इसमें क्या अवॉइडेंस किया टैक्स का, गार अप्लाई कर देने का नहीं, आपने सामने से एक्ट में लिखा है फॉलो एक्ट और ट्रीटी विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, तो मैं तो वही अप्लाई करेगा ना, उसमें क्या गार अप्लाई करने का, ये टैक्स बेनिफिट जेन्युइन टैक्स बेनिफिट है, ये लेने का आपने ही बोला था। तो फॉलोइंग ट्रीटी 1 year, फॉलोइंग इनकम टैक्स एक्ट इन अदर ईयर डू नॉट इन्वोक गार, इसमें गार के प्रोविजन अप्लाई नहीं करने के। इफ इनपरमिसिबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट डिक्लेयर्ड परमिसिबल बाय प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर और अप्रूविंग पैनल एज पर 144 BA, जो मैं बोला असेसमेंट प्रोसीजर में एक सेक्शन पढ़ेंगे 144 BA, कि भाई असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पे गार आ सकता है, वो सीआईटी के पास वो केस लेके गया, अप्रूविंग पैनल बैठती है कि भाई गार का डिसीजन लेगी कि गार अप्लाई होगा कि नहीं, आप उसके पास केस लेके गए, उसका डिसीजन आया कि नहीं ये परमिसिबल है, ये कोई गलत नहीं है, नेक्स्ट ईयर उसी का केस वापस आया, अब वापस सीआईटी के पास मत जाओ कि इस साल गार लग रहा है, उन्हें जो पहले साल लगा था वही दूसरे साल लगेगा, हर साल माथा नहीं खाने का उनका। तो इफ इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट इज डिक्लेयर्ड परमिसिबल, then if no change in the fact, GAR can't be invoked in any other year। एक साल जो डिसीजन हुआ वही डिसीजन हर बार कंटिन्यू होगा,
अगर कोई फैक्ट में चेंज नहीं आया है तो। हाँ, फैक्ट में कोई चेंज आ गया तो वापस आप सीआईटी के पास जाओ डिसीजन के लिए, वो बात अलग हो गई। अच्छा, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस है जिसमें से पहले क्वेश्चंस का तो मैंने डिस्कशन यहाँ पे किया। दूसरा, मान लो एक कंपनी है, वो कोई एसेट खरीदने की जगह उसके लीज पे ले रही है। क्यों? खरीदते तो डेप्रिसिएशन मिलता, और लीज पे लेंगे तो लीज का रेंट माइनस मिलेगा, और लीज के रेंट की वजह से ज्यादा टैक्स बेनिफिट आ रहा था। तो भाई कंपनी ने ऐसा किया कि खरीदने की जगह लीज पे लिया। तो क्या यहाँ पे गार अप्लाई कर दोगे कि लीज पे लेने की जगह खरीदते तो कितना टैक्स बेनिफिट मिलता? तो भाई कैपिटल बजटिंग चैप्टर क्यों बनाया अगर यही सब करना था तो? एफएम में हमारा पास एक ऑप्शन रहता है कि फिनांस के लिए हमें क्या ज्यादा अच्छा। तो ये हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट भी तो इसमें आ रहा है, खरीदने की जगह लीज पे लिया, वर्किंग कैपिटल हमारा बच रहा है वगैरह वगैरह। तो उसमें गार अप्लाई नहीं करने का, गार इज नॉट एप्लीकेबल merely when assessee makes the selection of the option like leasing rather than buying। तो इसमें गार अप्लाई मत करो, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी उसने देखा है। अच्छा, कोई कंपनी जो है वो बायबैक करने की जगह डिविडेंड दे रही है, क्योंकि बायबैक करने पे टैक्स आता, डिविडेंड देने पे तो सामने वाले को टैक्स जाता है, कंपनी को क्या? तो कंपनी ने क्या किया, बायबैक देने की जगह डिविडेंड दिया। क्या इस पे गार लगा दोगे कि नहीं? अगर डिविडेंड देने की जगह बायबैक करते तो तुम्हें इतना परसेंट टैक्स भरना पड़ता, तो भरो। अरे भाई, ये कंपनी के बोर्ड का डिसीजन है, डिविडेंड देना या बायबैक देना। इसमें तुम गार अप्लाई मत करो, ये ओपन पावर है, पर हर किसी चीज में माथा नहीं करने का। एट व्हाट पॉइंट टू टेक डिविडेंड और बायबैक इज अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिसीजन, उस पर गार अप्लाई नहीं करने का। अच्छा, किसी कंपनी के शेयर्स आपने मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे परचेस कर लिए, तो इसके लिए ऑलरेडी सार है सेक्शन 56, शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। उसमें गार के प्रोविजन अप्लाई नहीं करने का, जहां पे स्पेसिफिक रूल है वहां पे वो रूल अप्लाई करो, जहां पे स्पेसिफिक रूल नहीं है वहां पे क्या अप्लाई करने का, गार। द मोरल ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, excessive tax planning leads to tax avoidance, either for that specific anti avoidance rule is there और जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। अगर टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से ज्यादा है, अगर लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस है, अकोमोडेटिंग पार्टी का यूज करके राउंड ट्रिप फिनांस ही किया और टैक्स बचाने का ट्राई किया, एओ कैन इन्वोक द पावर ऑफ गार, इनपरमिसिबल डिक्लेयर कर सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट को, अकोमोडेटिंग पार्टी को डिसरिगार्ड कर सकता है, या चाहे उस तरीके से आप पे टैक्स लगा सकता है। और अगर किसी डिसीजन है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, कोर्ट ने कोई चीज अप्लाई कर दिया, एडवांस रूलिंग आ गया, उन सारे केसेस में गार का प्रोविजन अप्लाई होगा नहीं। मेरा जो ये लास्ट पेज था वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर्टेन क्वेश्चन आंसर बाय सीबीडीटी एंड रूल 10U, इस पे मेजोरिटी क्वेश्चन गार के आएंगे अगर आने हैं तो। अब एक चीज बता देता हूं, गार आया वहां से लेकर आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया पेपर में, पर अभी रिसेंट में एक जजमेंट आया है, तो ये केस धीरे धीरे अभी शायद आगे बढ़ेगा, और इसलिए गार में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हाँ, आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है। कल हम लोग सबसे पहले टनेज टैक्सेशन देखेंगे, जो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी का एक टॉपिक बच गया है वो, और वो कल आधे लेक्चर में कंप्लीट होगा। और डिडक्शन चैप्टर विच इज अ बिग चैप्टर, वो चालू होगा। इंटर के डिडक्शंस में थोड़ा एडिशंस वगैरह, वो चैप्टर दैट विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट। Thank you so much, guys. We'll see you tomorrow. Bye bye.